राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संसद और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में प्रगाढ़ संबंध पाए जाते हैं। यह व्यवस्था हमने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से प्रेरित होके रखी है। तो सबसे पहले अगर हम संसद की संरचना की बात करें तो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के संगठन या ढांचे के बारे में उल्लेख है। संघ के लिए एक संसद होगी, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं, और उसके 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति 1, लोकसभा 2, राज्यसभा 3। चूँकि यहाँ अंग पूछा जाए तो कितने लिखने हैं? 3। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि हमारी संसद के सदन कितने हैं? सदन का मतलब होता है जहाँ एक निश्चित संख्या में सदस्य हों, उनकी मीटिंग्स हों समय समय पर, तो सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अंग 3 है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब तक राष्ट्रपति महोदय उसे स्वीकृत न कर दे तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकता। इसलिए क्योंकि संसद का काम विधि निर्माण है, विधि निर्मात्री संस्थान है, और विधि निर्माण में तीनों अंगों का योगदान है, तो संसद के अंग 3 हैं लेकिन सदन 2 ही हैं। अब इन सदनों की अगर हम संगठन और व्यवस्था देखें तो सबसे पहले राज्यसभा अनुच्छेद 80, इसके अनुसार राज्यसभा की संरचना है, उसके अंदर 12 मनोनीत सदस्य होते हैं और 238 अधिकतम निर्वाचित सदस्य जो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। यानी अधिकतम सदस्य संख्या 238 + 12 250 हो सकती है राज्यसभा में, लेकिन याद रखें वर्तमान में ये संख्या 245 ही है। मनोनीत तो 12 हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238 के स्थान पर उससे 5 कम 233 ही है। और ये 5 का जो गैप है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा गया है कि अगर भविष्य में कभी आवश्यकता पड़े तो उनके कोटे में वृद्धि करनी पड़े तो भी इसके लिए कोई नए संशोधन की, नई स्थिति की आवश्यकता न रहे। तो वर्तमान में 233 + 12 245, लेकिन अधिकतम हो कितने सकते हैं? 250। अब प्रश्न दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। वर्तमान में भारतीय संसद के राज्यसभा जो सदन है उसके अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान का पूछ रहा है तो सीधी सी बात है 245। उसमें से निर्वाचित कितने हैं? 233। मनोनीत कितने हैं? 12। और ये पूछ लिया जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, हो सकती में का अर्थ हो गया कि भाई संविधान के अनुसार उसकी स्वीकृति कितनी है? तो 250 है, 238 + 12। अब निर्वाचित सदस्यों के लिए तो व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य से उसकी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है क्योंकि आम जनता से इन्हें नहीं चुना जाता, जैसा कि हम सबको पता है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अपने राज्य के लिए निर्धारित राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा राजस्थान में 3 सीट खाली हुई थी, तो राजस्थान की विधानसभा के जो 200 सदस्य हैं, विधायक हैं, उनके वोटों से इन 3 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तो राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, उनका मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं।
लेकिन उनके लिए 4 मापदंड हैं: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कि जिस भी व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा रहा है वो इन 4 में से किसी एक क्षेत्र का पारंगत, किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए, या तो कला से, या साहित्य से, विज्ञान से, अथवा समाज सेवा से। आपको पता होगा महान गायिका लता मंगेशकर, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, ऐसे बहुत सारे लोग जो इन क्षेत्रों के हैं वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। अब उसके बाद में देखिए, वर्तमान में जो 28 राज्य हैं उनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का है: दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में वर्तमान में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के अनुसार। इसके अनुसार लोकसभा के अंदर राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी प्रत्येक राज्य को कुछ निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसे राजस्थान को 25 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ये प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हो गए 25। इसी तरह से प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और राज्यों से कुल ऐसे स्थान हो सकते हैं 530, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश, उनसे अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 20, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कोटे से मनोनीत हो सकते हैं। इस तरह से लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, संविधान के अनुसार स्वीकृत है। 550 निर्वाचित, 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन। यहाँ पे मनोनयन का आधार कोई कला, समाज सेवा, संस्कृति वगैरह नहीं है। यहाँ सिर्फ एंग्लो इंडियन कोटे से ही 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो राज्यों के कोटे से 530 के 530 चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से चुने जाते हैं, सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले की विजय प्रणाली से चुने जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव का जो तरीका है वो पूर्णतः एक दूसरे से अलग है। 530 राज्यों से हो गए, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से हो गए। हालांकि इसके अंदर अभी आगामी चुनाव में थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो उसकी जो सीटें हैं वो केंद्र शासित कोटे में जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल चूंकि नए निर्वाचन होने तक, लोकसभा का आगामी निर्वाचन होने तक ये सीटों की संख्या इसी प्रकार से गिनी जाती है। तो 543 सदस्य निर्वाचित हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत हैं। कुल लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है। इस तरह हम कह सकते हैं 7 सीटें अभी खाली है, रिक्त है, जिन्हें भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 331 का इसमें पालन करना होता है। इसका अर्थ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए लोकसभा में स्थानों को आरक्षित किया जाता है, जबकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आरक्षण देय नहीं है। तो याद रखें, कई बार हमें यह भी पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, तो उसके अंदर बहुत सारे अंतर हम बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के निर्वाचन में जनसंख्या की जहाँ तक बात है, तो प्रत्येक जनगणना के बाद, हिसाब से संविधान के अनुसार ये नियम है कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन और उनकी जनसंख्या का आनुपातिक वितरण किया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हुआ है। अब तक 4 ही बार परिसीमन हमारे देश में हुआ है। अंतिम परिसीमन 2008 में हुआ था और 1971 के बाद संविधान संशोधन के माध्यम से, पहले 42वां संविधान संशोधन, उसके बाद में 84वां और 87वां, इनके माध्यम से एक व्यवस्था कर दी गई है कि 2026 के बाद जब भी जनगणना होगी, यानी 2031 अमूमन हर 10 साल से होती है, तो 2031 की जनगणना तक लोकसभा के स्थानों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। क्यों किया गया ऐसा? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि 1980 के दशक में भारत जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जूझ रहा था। तो हमने जनसंख्या
नियंत्रण के लिए, परिवार नियोजन के लिए उपाय किए। और इससे एक खतरा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रयास किया है भविष्य में उनकी लोकसभा की सीटें घट जाए, और जो राज्य ऐसा करने में विफल रहे हैं उनकी सदस्य संख्या बढ़ जाए। तो ये एक तरीके से जो अच्छा करने वाले हैं उनके साथ अन्याय हो सकता था। इसलिए हमने ये व्यवस्था की कि 2031 तक यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोकसभा की सदस्य संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी प्रत्येक राज्य को जितनी सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर दी हुई थी उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ये जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से उठाया गया एक सराहनीय कदम था और वर्तमान में ये लागू है। हाँ, राज्य की सीटों को यथावत रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदला जा सकता है। इसके पीछे तर्क ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जिले की जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ती है जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं या अन्य कारणों से, और कुछ जिलों की जो दुर्गम स्थिति होने के कारण जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे राजस्थान के 25 लोकसभा सीटें हैं तो एक सीट से तो 15 लाख वोटर हों और दूसरी से 10 लाख ही हों, तो ये एक तरीके से असमानता हो सकती है। इससे रोकने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्सीमांकन किया जाता है। आपको याद होगा 2008 के परिसीमन के बाद जयपुर जिले को 2 सीटें मिल गई, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, चूँकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जबकि कुछ जिलों को मिला के एक सीट बनाई हुई है, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जनसंख्या के अनुपात में इनका सीमांकन बदलता रहता है। अमूमन जो सिस्टम है 8 विधानसभा सीटों पर 1 लोकसभा सीट है, यानी हर लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र रखे गए हैं, चाहे वो एक जिले के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, और अधिकतम राजसमंद जैसी स्थिति में 4 के भी हो सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 4 जिलों की विधानसभाओं को मिला के राजसमंद लोकसभा क्षेत्र बनाया हुआ है। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों की अवधि की हम बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन एक साथ कभी ये रिक्त नहीं होता, हर 2 साल से 1/3 सदस्य नए निर्वाचित होते हैं। तो राज्यसभा को हम स्थायी सदन बोलते हैं जो कभी खाली नहीं हो सकता। हाँ, उसके सदस्य समय समय पर सेवानिवृत्त होते हैं, 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उनके स्थान पर नया सदस्य चुना जाता है, लेकिन एक साथ कभी उसका चुनाव नहीं होता। जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी का अर्थ है कि उसका एक साथ आम चुनाव होता है। अधिकतम कार्यकाल लोकसभा का 5 साल है, राज्यसभा का फिक्स कार्यकाल है 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। हमारे संसदीय इतिहास में से बहुत सारे अवसर आए हैं जब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी लोकसभा को भंग करना पड़ा। तो अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष लोकसभा का, लेकिन न्यूनतम की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक होना पहली शर्त है, वो सभी पदों के लिए है, सभी चुनावों के लिए है। इसके अलावा 30वीं अनुसूची में दिया गया जो प्रारूप है उसके अंतर्गत उसी प्रारूप में निर्वाचन आयोग के समक्ष अभ्यर्थी को घोषणा करनी होती है। वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तभी पात्र होगा जब कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद करती है। तो संसद ने अपने नियमों के अंतर्गत दिवालिया, विकृतचित, इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको समय समय पे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया है, तो वो सारे नियम लागू होते हैं। इसके बाद में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत दोनों सदनों को आहूत करने और उनके विघटन करने का अधिकार है, दोनों सदनों को आहूत करने, इसके अलावा सत्र अवसान करने और लोकसभा को विघटित करने। राज्यसभा तो विघटित हो ही नहीं सकती, लोकसभा का विघटन करने, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक
और वर्ष की पहली बैठक, इनमें दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, अपना अभिभाषण देता है। अभिभाषण का अर्थ होता है लिखित प्रस्ताव को पढ़ना। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जो लिखित में उनको प्रस्ताव दिया जाता है उसी को वो बोलते हैं, अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनकी कैसे स्थिति है, तो हम देखते हैं कि यहाँ चूँकि भारत के राज्य जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से असमान है और हमारे यहाँ निर्वाचन क्षेत्रों का आधार जनसंख्या है, तो बड़े और छोटे राज्यों में लोकसभा की सीटों की दृष्टि से बड़ा अंतर है। सबसे अधिक सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 हैं और सबसे कम सिक्किम या अपने जो त्रिपुरा, नागालैंड, इनमें 1 या 2 हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकसभा की सीटें न्यूनतम एक राज्य से 1 भी है और अधिकतम 80 भी है। ये अंतर क्यों है? जनसंख्या के कारण है। सबसे अधिक 80 है वो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद में 42 सीटें पश्चिम बंगाल में और 40 सीटें बिहार में। तो ये 4 बड़े राज्य हो गए। इसी तरह से अगर हम देखें राज्यसभा की सीटों की स्थिति, तो वो भी जनसंख्या के अनुपात में है। तो सबसे अधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद में 19 सीटें महाराष्ट्र में हैं, उसके बाद 18 सीटें तमिलनाडु में हैं और 16 सीटें पश्चिम बंगाल और बिहार में हैं। राजस्थान की स्थिति देखें तो 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, 10 राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। और इनमें जो आगामी बढ़ोतरी है वो कब हो सकती है? 2031 की जनगणना के बाद।